हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। महेश बर्नवाल का बायोलॉजी अभी कंप्लीट किए हैं, ठीक है, 3 वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो उसको आप देख सकते हैं। आज की जो वीडियो है महेश बर्नवाल के रसायन विज्ञान से संबंधित है। एमसीक्यू है पूरा और इसमें 3 वीडियो कंप्लीट करें। 3 वीडियो में ये पूरा कंप्लीट करेंगे हम। इसकी व्याख्या भी साथ में देखेंगे। जैसा कि बीपीएससी एग्ज़ाम 67 प्री जो कि अगस्त लास्ट वीक में होने वाला है, उसमें साइंस का एक विशेष महत्व होता है। साइंस में केमिस्ट्री से कुछ ज़्यादा ही प्रश्न होता है। तो हम अभी तक जैसे जीव विज्ञान का देखें तो इसी तरीके से हम मतलब रसायन विज्ञान का भी देख लेंगे, फिर भौतिक विज्ञान का भी देखेंगे, इतिहास भूगोल का भी हम ऐसे ही करके देखते चलेंगे, ठीक है। और बीच बीच में मेंस के प्रश्न का भी डिस्कस होता रहेगा, जैसा कि मेंस का चल रहा है। और आप लोग लिखते रहिए भाई, रोज़ कम से कम एक प्रश्न लिख के भेजो। एक ही प्रश्न लिखो, लेकिन लिख के भेजो हमें, ठीक है। हम चाहते हैं कि आप एक प्रश्न रोज़ लिख के भेजो। चेक करने की जिम्मेदारी हमारी है, वो हमें जब भी टाइम मिलेगा हम कर लेंगे, बस आप भेजते रहो, ठीक है। तो आज का हम पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये नाम था इनका डाल्टन महोदय, ठीक है। इसकी व्याख्या देखें। 1803 में ब्रिटिश रसायन शास्त्री, नाम याद रखना, ब्रिटिश रसायन शास्त्री हैं जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि संपूर्ण पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म अदृश्य कणों से निर्मित है। इन सूक्ष्म कणों को हम परमाणु कहते हैं, एटम्स कहते हैं। परमाणुओं को विभाजित नहीं किया जा सकता, ठीक है। परमाणुओं को ना तो निर्मित किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, ये भी याद रखना। जितने तत्व हैं उतने प्रकार के परमाणु हैं। किसी एक तत्व के सभी परमाणु द्रव्यमान, आकार, रासायनिक गुणधर्मों की दृष्टि से समान होते हैं, परंतु भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भी आकार और द्रव्यमान में भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? परमाणु के संगठन में शामिल मौलिक कण कौन कौन से होते हैं? तो भैया इसमें प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। व्याख्या देखें। परमाणु का निर्माण करने वाले 3 मौलिक कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे टॉमसन महोदय ने, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण होता है, याद रखना। एक प्रोटॉन जो होता है एक धनावेशित होता है, और न्यूट्रॉन जो है वो उदासीन या आवेश रहित कण होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं भैया सम न्यूट्रॉनिक, याद रखना, आइसोटोन्स कहलाते हैं, ठीक है। प्रश्न इसकी व्याख्या देखें तो वे तत्व जिनमें परमाणु संख्याएं समान हों, ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या, किंतु द्रव्यमान उनका भिन्न भिन्न होता है, उन्हें बोलते हैं समस्थानिक, आइसोटोप्स। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं, सॉरी एक मिनट, इसका सही उत्तर हो जाएगा ना समस्थानिक, हाँ, आइसोटोप्स, ठीक है। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं परंतु भौतिक गुण उनके कैसे होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं, वही होते हैं समस्थानिक। अगला प्रश्न है, कैथोड किरणों में डैश होता है? तो इसमें क्या होता है? द्रव्यमान और आवेश दोनों होता है, ठीक है। इसकी व्याख्या देखें तो कैथोड किरणें परमाणु में पाए जाने वाले ऋणावेशित कणों मतलब इलेक्ट्रॉन की धाराएं होती हैं। जे टॉमसन ने कैथोड किरणों की सहायता से परमाणु में इलेक्ट्रॉन की खोज की, और इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान युक्त ऋणावेशित कण है, अतः कैथोड किरणों में द्रव्यमान तथा आवेश दोनों होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो वो होती है 4, ठीक है, 4 होती है, याद रखना। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या परमाणु भार उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है? तो न्यूट्रॉन कहाँ अनुपस्थित होगा? हाइड्रोजन में, ठीक है। हाइड्रोजन के परमाणु में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन उसमें नहीं होता है। हाइड्रोजन के परमाणु का आकार सबसे छोटा होता है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण होता है? तो आवेश रहित जो कण है वो है न्यूट्रॉन। अभी मैंने ऊपर पढ़ा है, जो
उदासीन होता है। न्यूट्रॉन एक ऐसा कण है जो आवेश रहित उदासीन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है और प्रोटॉन होता है धनावेशित। न्यूट्रॉन जो होता है प्रोटॉन के साथ परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस तत्व पर निर्भर करती, तो वो है संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। अब इसकी व्याख्या देखें तो किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। किसी तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन उस तत्व के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है जो किसी अन्य तत्व के साथ आबंध बनाने में सहायक होता है। ठीक है, तो इसकी व्याख्या हो गई। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, कौन से दो आधारभूत बल दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल अट्रैक्शन फोर्स उपलब्ध करा सकते हैं? तो उससे होता है गुरुत्वीय और नाभिकीय। ठीक है, इसकी व्याख्या भी वही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश पाया जाता है? ऋणात्मक आवेश ना बीटा के किरणों में होता है। ठीक है, अल्फा किरण अल्फा कणों से बनती है जो धनावेशित हीलियम नाभिक होते हैं। बीटा जो होती है ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों से बनी होती है। गामा जो होती है अनावेशित होती है। गामा किरण विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। याद रखना, गामा जो होती है क्या होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। अगला प्रश्न है, सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में किसका उपयोग होता है? तो इसमें सोडियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखना, समांतर प्रकाश के लिए 3 तरह के रंगों का प्रयोग होता है। लैंप, अब देखिए सोडियम लैंप क्या है? पीली एक वर्णी प्रकाश होता है इसमें। मरकरी वाले में श्वेत नीलाभ प्रकाश होता है। प्रतिदीप्ति में सूर्य के प्रकाश के समान मिश्रित प्रकाश होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से सर्वाधिक कठोर तत्व है? तो सर्वाधिक कठोर तत्व होता है हीरा। ठीक है, हीरा क्या है? सभी प्राकृतिक तत्वों में सर्वाधिक कठोर होता है, जबकि प्लेटिनम न सबसे कठोर धातु है। देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, ध्यान रखना, हीरा प्राकृतिक तत्वों में सबसे ज़्यादा कठोर है और प्लेटिनम सबसे अधिक कठोर होता है, धातु है। ठीक है, याद रखना। प्रकृति में कार्बन के 3 अपरूप पाए जाते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलेरीन। ठीक है, हीरा क्या है? एक क्रिस्टलीय पदार्थ होता है जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु सहसंयोजक आबंधों के द्वारा 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। हीरे का प्रयोग तेल के कुओं के वेधन में, चट्टानों को तोड़ने में और कांच को काटने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह आभूषणों के निर्माण में भी प्रयोग होता है इसका। ठीक है, अगला प्रश्न है, तांबे के बर्तनों को लंबे समय तक आर्द्र वायु में खुला रखने पर उन पर एक हल्का हरा पदार्थ जमा हो जाता है। यह हरा पदार्थ जो होता है वो क्या होता है? तो जो हरा पदार्थ होता है ना, वो कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है, कॉपर कार्बोनेट होता है। ठीक है, जब तांबे के बर्तनों को लंबे समय तक आर्द्र वायु में खुला रखा जाता है तो उस पर एक हल्की हरी परत जम जाती है। यह हरा पदार्थ जो है ना, वो कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH2 होता है और कॉपर कार्बोनेट CuCO3 का मिश्रण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसकी एलॉय होती है? तो वो होती सीसा और एंटीमनी की। ठीक है, मुद्रणालय में प्रयुक्त प्रिंटिंग प्रेस में प्रयुक्त मुद्राक्षर, ये टाइप धातु सीसा 60 से 86%, एंटीमनी 11 से 30% और टिन 3 से 20% की मिश्र धातु होती है। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का प्रयोग होता है? एल्यूमिनियम के लिए बॉक्साइट का प्रयोग होता है ना। एल्यूमिनियम पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है, ध्यान रखना इसका, ये पॉइंट का, जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती भैया। ठीक है, इसका निष्कर्षण मुख्य रूप से बॉक्साइट नामक एस से किया जाता है, जो एल्यूमिनियम के जल योजित ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। एल्यूमिनियम एक श्वेत चमक युक्त आघात वर्धनीय तन्य एवं ऊष्मा विद्युत की सुचालक धातु होती है। अगला प्रश्न है, साधारण तापमापी में पारे का उपयोग किया जाता है। साधारण तापमापी में पारे का उपयोग किया जाता है, क्यों? क्योंकि इसकी विशेषता है, कैसी विशेषता भैया? उच्च संचालन शक्ति की विशेषता है। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देखें तो पारा ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। ठीक, तापमापी में इसका प्रयोग किए जाने के मुख्य कारण होते क्या? अपारदर्शी चमकदार होता है, अतः अंकित ताप के कठिन पठन में सुविधा होती है। दूसरा है, ऊष्मीय चालकता उच्च होती है इसकी, अतः शीघ्र ही ताप अंकित कर देता है। कांच पर नहीं चिपकता और अधिक वाष्पशील नहीं होता है। उपयुक्त विशेषताओं के कारण पारा ताप को शुद्धता और शीघ्रता से अंकित कर पाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी बिजली की इस्त्री मतलब आयरन जो होता है ना, वो प्रेस करते हैं हम कपड़ा वपड़ा को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो होता है नाइक्रोम।
नाइक्रोम का प्रयोग होता है। बिजली की स्थिति में गर्म करने वाले तत्व के रूप में मुख्य रूप से नाइक्रोम का प्रयोग होता है। नाइक्रोम में 80% निकेल होता है, 20% क्रोमियम का मिश्रण होता है। ठीक है, नाइक्रोम एक उच्च प्रतिरोधकता वाला पदार्थ है जो पहली बार गर्म होने पर क्रोमियम ऑक्साइड की परत का निर्माण करता है। इससे इस परत के नीचे स्थित तार टूटने और जलने से बच जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है भैया? विद्युत अपघटन से शुद्ध होता है। ठीक है, तांबा क्या है? अपेक्षाकृत सक्रिय धातु है, इसलिए यह प्रकृति में मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तांबे का शोधन विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है। तांबे का शोधन विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है। विद्युत अपघटन ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी रासायनिक यौगिक में विद्युत धारा प्रवाहित करके उसके रासायनिक बंधों को तोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया के द्वारा अयस्कों को प्रसंस्कृत करके उनमें निहित रासायनिक तत्व को शुद्ध और अलग किया जाता है। अगला प्रश्न है, धातुओं के पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंग दैर्घ्य का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के उत्क्षेपण की परिघटना को क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। इसकी खोज की थी आइंस्टाइन ने, ये बात हमको ध्यान रखनी है। जब कोई पदार्थ, धातु, अधातु, ठोस, द्रव, गैस किसी विद्युत चुम्बकीय विकिरण, दृश्य प्रकाश हो या एक्सरे से ऊर्जा अवशोषित करने के बाद इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है तो उसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इस क्रिया में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कांसा, ब्रॉन्ज निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा ना तांबा और टिन का मिश्रण है। ठीक है, ये हमको याद रखना है। इसमें तांबा होता है 88%, 12% टिन होता है। ठीक, कांसे का उपयोग बर्तन और मूर्ति बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? तो वो होती है ब्रोमीन। तरल अवस्था में पाई जाती है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक मात्र अधातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन एक गहरे लाल रंग का तैलीय तरल है जिसमें तीक्ष्ण गंध होती है। इसका उपयोग कृषि संबंधी रसायनों में, रंजक पदार्थों में, कीटाणुनाशकों में और औषधियों के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सी धातु हथेली पर रखने पर पिघल जाती है? हथेली पर ऐसी कौन सी धातु होती है भाई जो हथेली पर रखने पर पिघल जाए? वो होती है गैलियम। गैलियम प्रकृति में, गैलियम Ga इसका संकेत है, प्रकृति में शुद्ध रूप से नहीं पाई जाती, परंतु इसके यौगिक जो है ना बॉक्साइट और जस्ते के खनिजों में अल्प मात्रा में मिलते हैं। गैलियम का गलनांक होता है 29.8 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसलिए यह धातु हथेली पर रखने पर पिघल जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विद्युत तापीय उपकरण के लिए तापीय घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी धातु होती है? तो वो होती है भैया नाइक्रोम। ठीक है, ध्यान रखना, नाइक्रोम होती है। इलेक्ट्रॉनिक, आयरन, रूम हीटर, वाटर हीटर जैसे विद्युत तापीय उपकरणों में विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ये तापीय उपकरण उच्च प्रतिरोधी तार की कुंडलियों से संचालित होते हैं जो कि नाइक्रोम मिश्र धातु के बने होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, पीतल निम्न में किसका मिश्रण है? तो पीतल भैया तांबा और जस्ता का मिश्रण है। ठीक है, पीतल ना तांबा और जस्ता का मिश्रित रूप है। इसमें तांबा और जस्ता का अनुपात गुण के आधार पर अलग अलग होता है। इसमें सामान्यतः 68 से 71% तक तांबा, शेष भाग जस्ता होता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, लोहे की चादर को जंग से बचाने के लिए उस पर निम्नलिखित में से किस धातु की परत हम चढ़ाते हैं? तो चढ़ाते हैं जस्ते की परत। ध्यान रखना, ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। जस्ता एक जंगरोधी अभिकर्ता है, इसलिए लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते का लेपन किया जाता है। इस प्रक्रिया को हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। जस्ताकृत लोहा जल, साबुन का विलयन, पेट्रोल, खनिज तेलों के प्रभाव को सहन करने में सक्षम होता है। जंग रहित लोहा या धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए इसमें क्रोमियम को मिश्रित किया जाता है जिससे एक मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील का निर्माण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, किस धातु से निर्मित मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल डिब्बों के पुर्जे बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो उसका नाम है एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एल्यूमिनियम क्या है? सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली अलौह धातु है। यह धातु तांबे और लोहे की तुलना में हल्की होती है, इसलिए इसका प्रयोग हवाई जहाज, रेल डिब्बों के पुर्जे बनाने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त एल्यूमिनियम का प्रयोग तरल पदार्थों के डिब्बों, दरवाजे, खिड़कियाँ, तार, बर्तन, पेंट, फाइल होता है ना, आदि के निर्माण में भी किया जाता है। ध्यान रखना। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
पायरेक्स कांच को अधिक मजबूत बनाने के लिए क्या उत्तरदायी? पायरेक्स कांच को अधिक मजबूत बनाने के लिए बोरेक्स जो होता है ना वो उत्तरदायी होता है। पायरेक्स कांच एक विशेष प्रकार का कांच होता है जो सामान्य कांच की अपेक्षाकृत अधिक मजबूत होता है। तो यह कांच ताप, रासायनिक अभिक्रियाओं, विद्युत के प्रति अधिक प्रतिरोधी होता है। पायरेक्स कांच के निर्माण में बोरेक्स का प्रयोग होता है, इसी कारण इसे सामान्यतः बोरोसिलिकेट कांच भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए ना एक्वा रेजिया का प्रयोग होता है। ठीक है, याद रखना। एक्वा रेजिया, देखिए उत्कृष्ट धातु मतलब या राज धातुएं, वे धातुएं जिनका आर्द्र वायु, जल और ऑक्सीजन के संपर्क में रहने के बावजूद भी क्षरण और ऑक्सीकरण बहुत कम होता है। सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, रेडियम है, पैलेडियम है, ये उत्कृष्ट धातुएं। इन धातुओं को घोलने के लिए अम्लराज, नाम है अम्लराज भी है, एक्वा रेजिया का प्रयोग होता है, जो नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 1:3 के अनुपात में मिश्रण होता है। एक्वा रेजिया को शाही जल, रॉयल वाटर भी कहा जाता है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, धूप के चश्मों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कांच का प्रयोग किया जाता है? तो धूप के चश्मे के लिए क्रुक्स कांच का प्रयोग होता है, ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, धूप के चश्मों में लेंस बनाने के लिए क्रुक्स कांच तथा क्राउन कांच का प्रयोग किया जाता है। क्रुक्स कांच में सीरियम ऑक्साइड नामक पदार्थ पाया जाता है, जो सूर्य के प्रकाश से तेजी से पराबैंगनी किरणों को क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न अब नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, फिर देखने में भी थोड़ा सही नहीं लगता है मेरे हिसाब से। अभी फ़िलहाल 15 मिनट की वीडियो हुई है, एक अभी और देख लेते हैं। ठीक है, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? पानी में चीनी का घुलना भौतिक उदाहरण है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, जैसे पदार्थ की आकृति और माप, रंग, आयतन, घनत्व अथवा प्राकृतिक अवस्था, ठोस, द्रव, गैस में परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन अस्थायी तथा उत्क्रमणीय होता है। भौतिक परिवर्तन की प्रक्रिया में किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, ये बात याद रखना। अच्छा, जल का वाष्प में परिवर्तन हो, पानी में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन। क्यों? क्योंकि वाष्पन द्वारा क्रमशः जल तथा चीनी को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। भौतिक परिवर्तन की प्रक्रिया में परिवर्तन करने वाले कारक को हटा देने पर उसमें भाग लेने वाला पदार्थ पुनः अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में आ जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ये भी प्रश्न पूछा गया है। कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म करने पर वे द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्प को ठंडा करने पर पुनः वो सीधे ठोस अवस्था में आ जाते हैं। ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेट तथा इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, इस विधि के द्वारा कपूर है, नेप्थलीन है, अमोनियम क्लोराइड है, ये सब पदार्थ क्या होते हैं? शुद्ध किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना क्या है? रासायनिक परिवर्तन। अब भैया इसमें सब्जी अगर एक बार पक जाए फिर से वो कच्ची होगी क्या? नहीं होगी। तो यहाँ पे एक चीज़ ये पता हो गया कि वो परिवर्तन नहीं होता ना। रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होते हैं, इसलिए इसमें शामिल यौगिकों अथवा तत्वों के परमाणु स्वयं को पुनर्व्यवस्थित करके एक नया रासायनिक बंधों का निर्माण कर देते हैं। परिणाम स्वरूप भिन्न गुणों वाले नए पदार्थों का निर्माण होता है। रासायनिक परिवर्तन स्थायी और अनुत्क्रमणीय होता है, मतलब इसमें परिवर्तनकारी कारक को हटा देने पर उसमें भाग लेने वाले पदार्थ अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में नहीं आ पाते। जैसे सब्जी को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना एक रासायनिक परिवर्तन। पकी हुई सब्जी को पुनः कच्ची सब्जियों के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? पाश्चुरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें क्या करते हैं? दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर दिया जाता है। इसका सही उत्तर सी हो गया। देख लेते हैं पाश्चराइजेशन क्या है भैया? एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी खाद्य पदार्थ, सामान्यतः तरल पदार्थ को एक निश्चित तापमान पर निर्धारित समय तक गर्म करने के पश्चात तुरंत ठंडा कर लिया जाता है, जिससे उसमें उपस्थित सूक्ष्म जीवाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। इस विधि की खोज फ्रांसीसी जीव विज्ञानी लुई पाश्चर ने 1864 में की थी। इस विधि के अंतर्गत दूध को 145 डिग्री फ़ारेनहाइट से 150 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। उसके पश्चात उसे 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक और 55 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ठंडा कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया से दूध में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणु नष्ट अथवा निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है,
अगला प्रश्न क्या है, दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो दहन जो है ना रासायनिक अभिक्रिया है। कैसे? तो दहन अथवा प्रज्वलन क्या है? रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण। दहन सामान्य तब होता है जब कोई दहनशील सामग्री ऑक्सीकारक के साथ क्रिया करके एक ऑक्सीकृत पदार्थ का निर्माण करती है। ठीक है, इस प्रक्रिया में क्या होता है, सामान्यतः हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन के मध्य अभिक्रिया होती है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। ठीक है, आगे भी देख लेते हैं। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? कार्बन है। सामान्यतः वह प्रत्येक रासायनिक यौगिक कार्बनिक अथवा जैव यौगिक कहलाता है जिसमें कार्बन पाया जाता हो। कार्बन परमाणु के आपस में जुड़कर श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति के कारण प्रकृति में लाखों कार्बनिक यौगिक मिलते हैं। विश्व के सभी जैव पदार्थ कार्बनिक यौगिकों से ही निर्मित होते हैं। कार्बन के अतिरिक्त अधिकांश कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोजन भी उपस्थित होता है, इसलिए अधिकांश कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन्स या उनके व्युत्पन्न होते हैं, जैसे मीथेन है, एथेन है, यूरिया है। ठीक है, ये सब ध्यान रखना हमें। अगला प्रश्न है, कार्बनिक यौगिकों से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। तो गलत कथन क्या है? कार्बनिक यौगिकों से संबंधित गलत कथन ये है, वे सहज ज्वलनशील नहीं है। ठीक है, कार्बनिक यौगिकों का गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होता है। ये सामान्यतः जल में अघुलनशील होते हैं। कार्बनिक यौगिकों में मुख्यतः कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। इनमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन अथवा अन्य तत्व भी हो सकते हैं। कार्बनिक यौगिक सहजता से ज्वलनशील होते हैं। वे वायु में जलकर अधिक मात्रा में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मुक्त करते हैं, इसीलिए कार्बनिक यौगिकों को ईंधन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, हाइड्रोकार्बनों के अणुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार हाइड्रोकार्बनों के अणुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो इसमें मेथेन होता है, एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है। ये थोड़ा हमें क्रम याद रखना। हाइड्रोजन के अणुभारों का बढ़ता क्रम क्या है? मेथेन, फिर एथेन, फिर प्रोपेन, फिर ब्यूटेन। हाइड्रोकार्बन कार्बनिक यौगिक होते हैं जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के प्रमुख घटक होते हैं। ये ईंधन व स्नेहक के रूप में तथा प्लास्टिक, रेशे, रबर, विस्फोटक तथा औद्योगिक रसायनों के निर्माण में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? सिगरेट लाइटर में ना ब्यूटेन का यूज किया जाता है। जो लोग यूज करते हैं उनको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो पता करके रखें। ठीक है, ब्यूटेन C4H10 एक अति ज्वलनशील रंगहीन गैस है जिसे सरलता से दबाव डालकर तरलीकृत किया जा सकता है। ब्यूटेन का वाष्प दबाव अपेक्षाकृत कम होता है, इसलिए इसे प्लास्टिक के छोटे दबाव पात्रों में रखना सरल होता है। उपयुक्त कारणों से ही इसका उपयोग सिगरेट लाइटरों में किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, अधोलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? तो वो है ऑक्सी कार्बन। क्या होता है, जब एक ही तत्व अनेक रूपों में पाया जाता तो तत्व के इस गुण को अपरूपता तथा उस तत्व के विभिन्न रूपों को अपरूप कहते हैं। प्रकृति में कार्बन के मुख्यतः निम्नलिखित अपरूप होते हैं, जैसे हीरा है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है, बकमिस्टर है, फ्लोरीन, ठीक है, ग्रेफीन है, कार्बन नैनोट्यूब्स है, लांस डेलाइट है, क्यू कार्बन आदि। हीरा जो है सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, जबकि ग्रेफाइट सबसे मुलायम होता है। ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल का लेड बनाने में किया जाता है। फ्लोरीन अमेरिकी आर्किटेक्ट बकमिस्टर फुलर द्वारा डिजाइन किए गए जियोडेसिक गुंबद जैसे प्रतीत होते हैं, जिसमें कार्बन परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ? ये सबको पता होगा, कई बार पूछा भी गया। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बोला जाता है शुष्क बर्फ। ठीक है, ये कई बार प्रश्न में पूछा गया। तो क्या होता है ये देख लेते हैं भाई। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या शुष्क हिम कहते हैं। यह गर्म करने पर द्रव अवस्था में हो जाता है, परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस में परिवर्तित होता है। ठीक है, शुष्क बर्फ जमे हुए खाद्य पदार्थों को परिरक्षित करने के लिए शीतलक के रूप में प्रयोग की जाती है। इसके अतिरिक्त शुष्क बर्फ का प्रयोग कृत्रिम वर्षा में भी किया जाता है। इसका तापमान सामान्य बर्फ के तापमान से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना है? कार्बन से क्या बना हुआ? ग्रेफीन। ग्रेफीन कार्बन का एक अपरूप होता है। इसमें जालीदार खटकोणीय संरचना मधुमक्खी के छत्ते के समान में जुड़े हुए कार्बन परमाणुओं की एकल परत पाई जाती है। ग्रेफीन कार्बन के अन्य अपरूपों जैसे हीरा, ग्रेफाइट, चारकोल, फ्लोरेंस आदि का आधारभूत तत्व होता
है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों के समूहों में से कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी है? तो इसमें कार्बन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए और नाइट्रोजन चाहिए। भैया जीव विज्ञानी जीवन के लिए जिन 6 पदार्थों को आवश्यक मानते हैं वे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर बताते हैं। जीवन से जुड़े सभी आधारभूत रसायन जो प्रोटीन है, न्यूक्लिक अम्ल है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन है, हार्मोन है, इन्हीं मूल तत्वों से बने होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है कि भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुई थी? ये सबको पता होगा, मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुआ था और ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड के कीटनाशक संयंत्र में मिथाइल आइसोसाइनाइड CH3NCO गैस के रिसाव 2-3 दिसंबर 1984 के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। यह अत्यंत जहरीली गैस है, टॉक्सिक गैस है, जो कार्बामेट कीटनाशकों के उत्पादन की प्रक्रिया में निर्मित होती है। ठीक है, अब बस करते हैं। अब इसके आगे जो वीडियो होगी ना वो कल करेंगे, हो सके तो दो ही वीडियो हम कंप्लीट कर देंगे पूरा हम केमिस्ट्री। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएंगे इतिहास वाले पे। ठीक है, या फिर इकोनॉमिक्स का देख लेंगे, ऐसा ही कुछ देख लेंगे, ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे और अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। भाई पढ़ते रहिए, अच्छे से रहिए, मस्त रहिए और पेपर की तैयारी अच्छे से करते रहिए। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो हम समाप्त करेंगे, अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगे थोड़ा शेयर भी कर सकते हैं आप लोग अपने दोस्तों को। ठीक है, और सब्सक्राइब करना ज़रूरी नहीं है, देखना ज़रूरी है बस। ठीक है, आप लोग देखते रहिए बस।